सबसे पहले तो हमको इस उपलक्ष्य में यहाँ पर बुलाने के लिए मैं अनीश अंकुर जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। और मंच पर जो उपस्थित हैं अतिथि वक्ता अरविंद श्रीवास्तव जी, जावेद अख्तर खां साहब और जो संचालन कर रहे हैं जयप्रकाश जी, उन सबों का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ। आज विनोद जी भी वक्ता के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ या मंच साझा करने के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ उनका भी। आज 125वीं जयंती है बर्तोल्ट ब्रेख्त की, और जो आज का परिचर्चा का विषय है वह है बर्तोल्ट ब्रेख्त जीवन और रंगमंच। मैं अंग्रेज़ी का व्याख्याता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, पटना साइंस कॉलेज में भी अभी कार्यरत हूँ। और मेरी पढ़ाई लिखाई अंग्रेज़ी से हुई है, मैंने अंग्रेज़ी विषय के साथ मैं जुड़ा रहा हूँ। तो जो मैं बोलूँगा एक साहित्य के छात्र के रूप में सामान्य रूप से, और एक अंग्रेज़ी साहित्य के विद्यार्थी के रूप में भी बोलूँगा, व्याख्याता के रूप में भी बोलूँगा। और थोड़ा सा लिमिटेशन मेरे साथ ये है कि हिंदी शब्दावली का प्रयोग हो सकता हो कि मेरे वक्तव्य में थोड़ा सा सीमित आप लोगों को लगें। ये इसलिए नहीं कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, ये बोल नहीं पाता हूँ, ये इसलिए है कि टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं, जो परिभाषाएं जो है, वो ज़्यादातर जर्मन ओरिजिनल टर्मिनोलॉजीज़ वो हमने पढ़ा है, और उसके साथ उसकी जो ट्रांसलेशन अंग्रेज़ी में हुई है उसमें मैंने पढ़ा है। तो स्वाभाविक रूप से मेरा वक्तव्य में थोड़ा ज़्यादा ही हो सकता लग सकता है, पर हमको लगता है उसमें किसी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भाव है, जो सार है, वो सबके पास पहुंचना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि बर्तोल्ट ब्रेख्त को उस समय हम लोग याद कर रहे हैं जिनका जीवन कहिए या रंगमंच की कर्मी के रूप से या नाटककार या कवि के रूप में जिनका ज़्यादातर योगदान रहा है, वो फासिस्ट एक राइज जर्मनी में हो रहा था, फासिस्ट शक्ति की उस समय। और आज देश के सामने, हमारे देश के अंदर भी एक उस तरह की चुनौतियां हैं। तो ये एक विशेष क्षण है हमारे देश के अंदर, देश की जनता के अंदर, कि हम लोग बर्तोल्ट ब्रेख्त को उस समय याद कर रहे हैं जो फासिस्ट शक्ति के खिलाफ अपने कल्चरल क्षमताओं की अभूतपूर्व प्रयोग किए और उनका रेजिस्टेंस पैदा करने की कोशिश किए। साथ में मार्क्सिस्ट थे, डिवोटेड मार्क्सिस्ट थे, और उनका कल्चरल जर्नी जो है वो शुरू होता है, उसका एक शुरुआती दौर का मानक अगर हम लोग माने तो वो एक्नॉलेज करते हैं कि मार्क्स जो कहे हैं कि द फिलोसोफर्स हैव interpreted the world in different ways, the point is however to change it। तो उनका वो मार्क था, वो कल्चरल जर्नी जो भी है रहे हैं उसकी शुरुआती दौर पे। और बाकी हम लोग देखते हैं कि पूरी ज़िंदगी वो उसी चेंज में लगे हुए थे, किस तरह से थिएटर के थ्रू और कविताओं के थ्रू चेंज लाया जा सकता है इस दुनिया के अंदर। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू हैं। दो पहलू की बात हमने किए कि एंटी फासिस्ट एक्टिविज़म और चेंज दुनिया के अंदर जो हम देखना चाहते हैं, जिसका सपना हम लोग देखते हैं, उन दोनों पहलुओं पर उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं थोड़ा सा किताब पैड मेरे सामने हैं, ये इसलिए है कि मैं कुछ डायरेक्ट उनका जो
उक्तियां हैं, कुछ कोटेशंस जो उन्होंने खुद लिख करके गए हैं। मैं मूलतः जो रंगमंच की कर्मी जो थे उनके ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। थियोरेटिकल पैराडाइम एंड प्रैक्टिस का पैराडाइम जो है थिएटर या ड्रामेटिज्म को लेकर के, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। तो यहाँ वो जो कहते हैं कि इनका बाद में अंग्रेजी ट्रांसलेशन जो हुआ, समूचा वर्क्स इनके जो जिसमें लिया गया है, एक साथ संकलन जिसका किया गया है, उसका नाम है ब्रेक ऑन थिएटर द डेवलपमेंट ऑफ एन एस्थेटिक। तो अलग अलग अब अंग्रेजी में ट्रांसलेशन में जो ब्रेक को पढ़ना चाहेंगे वो इसी किताब को रेफर करें, क्योंकि इसी किताब के अंदर उनके समूचा वर्क्स अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन है वो सब एक साथ उपलब्ध हैं। उसी का 248 पेज में वो लिखते हैं कि माई प्लेज हैव टू बी प्रॉपरली परफॉर्म्ड इफ दे आर टू बी इफेक्टिव, सो दैट फॉर द सेक ऑफ ओह डियर मी अ नॉन एरिस्टोटलियन ड्रामेटर्जी आई हैड टू आउटलाइन कैलामिटी एंड एपिक थिएटर। सर हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि नॉन एरिस्टोटलियन थिएटर की ट्रेडिशन को किस तरह से वो एक तरह से आगे नहीं बढ़ाए, उसका एक नई आधारभूत संरचना जर्मनी के अंदर उन्होंने दिया। अब थोड़ी सी ये समझने की कोशिश हम लोगों को करना चाहिए कि नॉन एरिस्टोटलियन क्योंकि इनकी जो थिएट्रिकल ट्रेडिशन है वो उस ट्रेडिशन को हम लोग एपिक थिएटर के नाम से जानते हैं। अब एपिक के अंदर ही उनका जो रिविजनिस्ट अप्रोच है वो छुपा हुआ है। एपिक है क्या? एपिक है हम हिस्ट्री को याद करते हैं, जो पुराने चरित्र हैं जिनको बताया जाता है कि जो हमारे बीच कभी ना कभी इतिहास में थे, उनका गाथाएं गाई जाती हैं और एक तरह से जनता को, ऑडियंस को, जो भी वहाँ पे उपस्थित हैं उनको उनके साथ एकदम मुग्ध रूप से, एकाकित रूप से जुड़ने की प्रयास किया जाता है। इनकी ये जो प्रयास है, इस प्रयास से ही उस समय फासिस्ट शक्तियों ने उनका कल्चरल विंग्स का इस्तेमाल करते हुए इन सबों को, जनता को बरगलाने की कोशिश किया कि थिएटर भी देखने आओ। जो आजकल जिसका एक अलग ही पैराडाइम हम लोग देख रहे हैं, जो कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी के अंदर देख रहे हैं कि सब कोई एकात्म हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। उसमें दिक्कत यह है कि सत्ता जो बात बोल रही है, जनता के मुंह से भी वही बात निकल रही है और इसमें सत्ता के चापलूस जितने लोग हैं वो सारे लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो विरोधाभास जहां पे भी लगेगा वो उनको अलग कर दिया जाएगा। तो विरोध करना है तो इस मुग्धता के खिलाफ विरोध करना है और ये मुग्धता आत्ममुग्धता में जो परिवर्तित हो रही है उसके खिलाफ मोर्चा निकालना है। तो उसी प्रयास में हमने कहा कि मार्क्स को याद करते हुए कहें कि द वर्ल्ड नीड्स टू बी चेंज। कैसे चेंज लाएंगे? चेंज का उनका हथियार जो था थिएटर के थ्रू, पोएट्री के थ्रू, वो था एलियनेशन इफेक्ट। एलियनेशन इफेक्ट का मतलब है कि एपिक थिएटर में जिस तरह से जनता को जो बोला जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वो उसके साथ एकात्म कर देने के जो प्रयास चलता है उससे दूर रखो। तो उसके अगेंस्ट में वो मॉडर्न एपिक थिएटर रखें। मॉडर्न एपिक थिएटर जो संरचना है वो ये है कि बोथ जो एक्टर्स हैं, जो लोग मंच के अंदर हैं, वे लोग भी तमाम जिसको कहते हैं वो डीफैमिलियराइजेशन, ठीक है, वी एफेक्ट्स के द्वारा वो दूर रखेंगे खुद को भी। जो बोल रहे हैं उसी पर ट्रस्ट नहीं करना। अब ये थोड़ा सा अजीब लगेगा कि फिर हम लोग किस नैरेटिव पर विश्वास करेंगे। तो सबसे पहले तो जो नैरेटिव चल रही है उससे दूर करना ज़रूरी है,
उसके बाद अपना नैरेटिव हम लोग रखेंगे, क्योंकि रिवीजन का मतलब भी वही होता है कि पहले रिवाइज करो और फिर इस्टेब्लिश करो। तो वीएफएक्स के द्वारा वो क्या करते थे कि एक्टर यानी जो मंच पर उपस्थित हैं उनको भी ये चेतावनी बार बार देते थे कि आपको आपकी एक्टिंग के जरिए स्क्रिप्ट के साथ एकात्म नहीं होना है। और रिहर्सल्स के दौरान हम लोग देखेंगे कि ब्रेक्ट खुद बोलते हैं, कई बार ऐसा रिविजनिज्म खुद किए हैं जिसमें रिहर्सल्स के दौरान स्क्रिप्ट के साथ एक बार भी लग रहा है कि इससे बेहतर कुछ हो सकता है, जो एक्टर परफॉर्म कर रहे हैं उनको खुला छोड़ देते थे कि मोटा मोटी स्क्रिप्ट ये है, आप बाकी इसके आधार पर इसको आधार मानते हुए, इसको बेस मानते हुए आप लोग बाकी अपना एक्टिंग करिए, अपना डायलॉग्स बोलिए, मैंने मोटा मोटी वही रहता था। तो कभी कभार जब आता था कि बेहतर इनपुट्स आ रहे हैं एक्टर्स से, उनको इंक्लूड करते थे और अपना ही लिखा हुआ स्क्रिप्ट को वो रिवाइज करते थे। तो ये रिविजनिज्म वे खाली थियोरिटिकली नहीं रखे थे, ये रिविजनिज्म वो प्रैक्टिस में भी तब्दील किए हुए थे। तो ये कहना है कि इनका थिएट्रिकल प्रैक्टिसेस के बारे में अगर सोचा जाए तो मैं एक आध टर्म्स का ऑलरेडी उपयोग कर चुका हूँ। तो मेन जो हम लोग देखते हैं कि 6 पैरामीटर्स हैं जिस पर इनका थिएटर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इनकी जो रिविजनिस्ट अप्रोच है उसको डिफाइन किया जा सकता है। वो है, पहला है गेस्टूस, GESTUS। अब जेस्टस करके अंग्रेजी में जो लोग पढ़ते हैं वो अक्सर उसको जेस्टस बोलते हैं, पर किताब हम लोगों को बार बार यही चेतावनी देती है कि अंग्रेजी में जेस्टस जितना भी लगे उसको जर्मन सही प्रोनाउंस अगर करना चाहेंगे जर्मन भाषा में तो उसको गेस्टूस कहिए। गेस्टूस क्या है? एक तो है गेस्ट से, माने जेस्चर, मतलब किस तरह से हम लोग खुद को पेश करेंगे अपनी भाव भंगिमा के थ्रू। एक तो वे उस सुपरफिशियल लेवल पर उस जेस्चर को रखते थे, साथ ही में चूंकि मार्क्सिस्ट इनका आधार ही था और उसी को हथियार मानते हुए वे चेंज लाना चाहते थे, तो वो थिएटर को भी एक सोशल प्रोडक्ट की तरह देखते थे। हम लोग जो मार्क्सिस्ट थियरीज से बहुत ज़्यादा समय नहीं है परिचित हैं, वे जानते हैं कि कैसे पूरी सोसाइटी को प्रोडक्शन सिस्टम के हिसाब से हम लोग मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स में लेते हैं, एक प्रोडक्शन सिस्टम है। तो थिएटर इटसेल्फ इज अ प्रोडक्शन सिस्टम, ये वो कहते थे बार बार। तो गेस्टूस का अगर बात लिया जाए तो सुपरफिशियल के बाद एक डीप लेवल होता था, उसमें जो भी सोशल इंटरेक्शंस के थ्रू एक्टर के द्वारा सोशल एक्शंस दिखाना होता है कि वो किस क्लास से आते हैं, किस सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, रियली उस सोशल बैकग्राउंड में उस क्लास से वो बिलोंग करते हैं, तो किस तरह की उनका हाव भाव भंगिमा होनी चाहिए स्टेज पर, उस पर ध्यान देना जरूरी है। तो ये दोनों चीज को, जेस्चर का ये एक सुपरफिशियल लेवल पर मीनिंग और एक डीप मीनिंग, दोनों को वो थिएटर के अंदर समाहित करके अपनी थिएटर के अंदर, रिविजनिस्ट थिएटर के अंदर समाहित करना चाहते थे। दूसरी बात है कि बहुत फेमस इनका जो टर्म है वह है फियर फ्रूमडम, जिसको हम लोग डीफैमिलियराइजेशन इफेक्ट कहते हैं। ये अंग्रेजी साहित्य या साहित्य के अलग अलग भाषाओं में जो साहित्य हुए हैं, लिटरेचर इन ट्रांसलेशन जो लोग जानते हैं, कंपैरेटिव लिटरेचर्स, वर्ल्ड लिटरेचर से परिचित हैं, तो साहित्य के कोई भी विद्यार्थी हो, कोई भी व्याख्याता हो, उनको ये डीफैमिलियराइजेशन, अगर मॉडर्न साहित्य से परिचित हैं तो उनको ये मालूम होगा। डीफैमिलियराइजेशन है क्या कि फैमिलियर, परिचित जो दुनिया है, हम अगर साहित्य के द्वारा, संस्कृति के द्वारा कुछ करना चाहते हैं तो उससे अलग हट करके करना पड़ेगा, क्योंकि वही की टर्म आ जाता है कि मुग्धता।
सुपरिचय ये नहीं रहना चाहिए। ये रहेगा तो सत्ता पक्ष जो चाहेगा सो करवाएगा, जो जिस तरह से भी ब्रेन वॉश कराना चाहेगा उस तरह से ब्रेन वॉश उसका हो सकता है। तो इसके अगेंस्ट में मोर्चा वो खुले हुए थे और संस्कृति के द्वारा, थिएटर के द्वारा वो खुले हुए थे, अपना पोइट्री के द्वारा खुले हुए थे। तो डिफेमिलियराइजेशन इफेक्ट का मेन मार्कर ये है कि जो परिचित दुनिया है उसको डिफेमिलियराइज, यानी उसको दूसरे ढंग से समझो, सोचो और लिखो, प्रस्तुत करो। क्योंकि जो दुनिया है वो कोई एक रंग से रंगा हुआ नहीं है, कई पहलू हैं उसके, कई रंग हैं उसमें, तो बाकी रंग को ढकना चाहते हैं सत्ता पक्ष। तो आप उन सब रंगों के ऊपर भी अपना विचार रखो, उन सब रंगों को भी प्रकाशित करो। तो एक तो वो होता था, और एक होता था कि जो ऑलरेडी डिफेमिलियराइज्ड हैं, माने जिनके साथ दर्शक हो चाहे पाठक हो परिचित नहीं हैं, उनको उन पहलुओं को साथ दर्शकों को परिचय कराना या पाठकों को परिचय कराना। तो ये हुआ इनका फेयर फ्रॉम डूम, जो डिफेमिलियरेशन का कंसेप्ट है वो है। हिस्टोरिसाइजेशन में भी वे वही किए कि डायलेक्टिकल थिएटर, जो बाद में थोड़ा बहुत उल्लेख आएगा तो उसका इसी में दोनों टर्म को मैं जोड़ देता हूं, और इसमें मार्क्सिस्ट जो लीनिंग है वो क्लियर होता रहता है कि डायलेक्टिकल थिएटर की बात करते हैं, और हिस्टोरिसाइजेशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिक को जब रिवाइज करते हैं, किस तरह से रिवाइज करते हैं कि अक्सर एपिक में पुरानी दुनिया की बात कही जाती है। वे क्या करते हैं कि पुरानी दुनिया को दूर का जो मटेरियल है, पुरानी दुनिया से जो दूर की मटेरियल है उसको भी उठाओ और उसको नजदीक रखो, और आज की जो दुनिया है उसको भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से उसको देखो। तो ये दोनों का जो डायलेक्टिकल पैराडाइम होता था उसी के थ्रू थिएटर का डेवलपमेंट होगा। यही इनका जो क्लासिकल एरिस्टोटलियन एपिक थिएटर का मॉडल है, उनका अपना जो मॉडर्न एपिक थिएटर का मॉडल, उससे डिफरेंस वो करते हैं, उसी तरह से डिफरेंशिएशन वो करते हैं। तो पूरी बात जो है उस समय फासिस्ट रेजिम के अगेंस्ट में बहुत सारे कम्युनिस्ट मूवमेंट भी चल रहा था जो कि रेजिस्टेंस पैदा कर रहे थे। उनका मेन, उन सबों का मेन मुद्दा था जो केंद्र में था, वो था कि भाई रियलिज्म को किस तरह से डिफाइन करें। क्लासिकल सोवियत रियलिज्म के पक्ष में बहुत लोग थे, कुछ लोग जिसको हम लोग एजिटप्रॉप कल्चर्स या लिटरेचर्स कहते हैं, मतलब एजिटेशन एंड प्रोपागेंडा, वो भी एक क्लासिकल हथियार है मार्क्सिस्ट या लेफ्टिस्ट कल्चरल मूवमेंट्स की, वो भी कुछ लोग कर रहे थे। पर इसके साथ इन सबों के साथ एक नया आयाम उन्होंने जो जोड़ा वो है अपना रियलिज्म, कि रियलिज्म को किस तरह से हम लोग देखेंगे कि नया भी कुछ हम लोग इस तरह से उसका भी परिकल्पना करना चाहेंगे, और वो भी अगर लागू हो जाए तो वो भी एक तरह से होगा कि दुनिया को एक ही रंग से हम लोग देखने लगेंगे। तो इनका कहना है कि प्लूरलिस्टिक जो नेचर है उसको कायम रखना है, अगर रेजिस्टेंस कल्चर के थ्रू उसको हम लोग कायम रखना चाहते हैं। कभी भी मोनोलिथिक, मोनोक्रोमैटिक, यानी एक ही रंग से, एक ही आदर्शों के साथ जुड़ा हुआ रियलिज्म ये नहीं मानना चाहते थे। तो रियलिज्म को लेकर के भी उनका ये सोच हमेशा से रहा है। तो थिएटर में इनका डायरेक्ट, जो मैं कह रहा था ब्रेक इन थिएटर, उसका 71-72 पेज में इन्होंने डायरेक्ट लिखा, और देखिए किस तरह से हिस्ट्री को कंटेम्पोरेनाइज कर रहे हैं, आज के डेट में वो ला रहे हैं और लागू कर रहे हैं, और इसको भी एपिक थिएटर कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो ये क्या है, वही जो हम डायलेक्टिकल हिस्टोरिसिज्म की बात कहें, वही बात को वो उसमें लागू कर रहे हैं अपने थिएटर में। तो वो कह रहे हैं ऑयल, इन्फ्लेशन, वार, सोशल स्ट्रगल्स, द फैमिली,
religion, wheat, the meat market, all became subjects for theatrical representation. कैसे समसामयिक जो मुद्दे हैं वो अपने थिएटर के अंदर वो ला रहे हैं और डिस्टेंस कर रहे हैं उस टेक्निक को थिएटर का जो खाली और खाली हिस्ट्री को मीथ के रूप में दिखाते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मीथ कुछ है तो आज का जो दिन है वो भी मीथ है, और कोई रियलिटी है तो वो भी आज ही के दिन में है, और आज के दिन में जो मुद्दे हैं वो थिएटर में आने चाहिए। साथ में वो कह रहे हैं कि कोरसेस एनलाइटन्ड द स्पेक्टेटर अबाउट फैक्ट्स अननोन टू हिम। कोरस होता है थिएटर में जो कई लोग एक साथ मिल करके, ज़्यादातर केस में कभी बैकग्राउंड में और कभी फ्रंट से भी, वे एक तरह से लिंक करते हैं एक एक्ट से दूसरा एक्ट का, एक पार्ट से दूसरा पार्ट का, जो कि ऑडियंस को अननोन होते हैं। तो वो कहते हैं कि उस कोरस को, उसमें जो धाराभाष्य होता है, उसमें जो परिभाषा सुनाई जाती है, उसको चेंज कर देना है। Films showed a montage of events from all over the world. Projections added statistical material, and as the background came to the front of the stage, so people's activity was subject to criticism. वो कह रहे हैं उस कोरस जो अक्सर एरिस्टोटलियन क्लासिकल थिएटर में, एपिक थिएटर में बैकग्राउंड में होता था, अब उसको सामने लाना ज़रूरी है। और उसमें रिविजनिज्म क्या रहेगा? हिस्ट्री की बात हम लोग नहीं करेंगे, मीथ की बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे हमारे सामने जो है। नेमली उन्होंने कह दिया कि ऑयल का समस्या है, इन्फ्लेशन का समस्या है, और ये 1920 से 40 के बीच वो लिख रहे थे। आज हम लोग 2024 में खड़े हैं, लगभग 100 साल, 80 साल, 90 साल बाद ये परिचर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो उनकी रेलिवेंस जो ख़त्म नहीं हो गई है, वो इसीलिए मैं ये कोटेशन पढ़ा हूँ कि ये इन मुद्दे अभी भी हमारे सामने ही हाजिर हैं। तो हम लोगों को भी अगर सोचना है तो इसी हिसाब से सोचना है, कल्चरल एक्टिविस्ट के रूप में, कल्चरल कर्मी के रूप में, सांस्कृतिक कर्मी के रूप में, इसी तरह से सोचना है कि किस तरह से हम लोग जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, मुद्दे जो हैं हमारे सामने, उसको बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में ला सकें। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बाकी वक्ता मेरे से काफ़ी इन्फॉर्म्ड और प्रतिष्ठित वक्ताएं सब हैं, आप लोग सुनिएगा। तो लास्ट में उनका एक और कोटेशन से मैं ख़त्म करना चाहूँगा, जो ब्रेक्ट इन थिएटर के 274 पेज में आता है। वो कह रहे हैं, I cannot say that the dramatic writing which I call non-Aristotelian and the epic style of acting that goes with it represent the only solution. ये खुद का रिविजनिज्म का जो प्रक्रिया है, जो टूल के रूप में वो प्रतिष्ठित करना चाह रहे हैं, उसको खुद ही रिवाइज कर रहे हैं कि ये भी कोई अंतिम जजमेंटल कल्चरल पैरामीटर ना बन जाए। इसकी भी रिवीजन होते रहना ज़रूरी है, नहीं तो एक एरिस्टोटल या एरिस्टोटलियन थिएटर की जो विरासत है, उसको मैं तोड़ने में अगर सक्षम भी रहूँगा तो फिर पता चला उसी मोड में ब्रेक्टियन थिएटर भी आ जाएगा, मुग्धता, सुपरिचय उसके अंदर भी आ जाएगा। तो डिस्टेंसिंग एक टूल है, ना कि एक थियरी है। डिफैमिलियराइजेशन एक टूल है, ना कि एक थियरी है, और बार बार उसका प्रयोग होते रहना है अगर हम लोग किसी भी समय में डिक्टेटरशिप को प्रतिष्ठित होने से रोकना चाहते हैं। However, one thing has become quite plain. एक चीज बहुत स्पष्ट है। The present day world can only be described to the present day people if it is described as capable of transformation. आज के डेट में हम विरोधाभास से जिस सत्यता को जानते हैं जनता के बारे में, उसको उजागर करना ही एकमात्र काम नहीं है,
पर एक राह हमको भी अपनी थिएटर के थ्रू अपना संस्कृति की एक्टिविटी में, कल्चरल एक्टिविज्म जो है उसके थ्रू ये भी दिखाना है कि किस तरह से ये संभव है कि इस स्थिति जो बार बार पेट्रिफिकेशन की तरफ ले जाता है, मतलब एक जीवित सभ्यता को पत्थर बनाने की तरफ ले जाता है, मतलब एक ही मान्यता को बिना क्वेश्चन किए मान लेने की जो परंपरा है उसको अगर तोड़ना है तो ये राह भी हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। किसी एक मत को, किसी एक दृष्टि को हम लोग अपने पर हावी नहीं होने देंगे, जनता पर हावी नहीं होने देंगे। उसके लिए बार बार खुद का जो विचार है और खुद जो रख रहे हैं एज अ कल्चरल प्रोडक्ट जनता के सामने, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी कैसे किया जा सकता है उसको भी उजागर करना, उसका भी राह अपने ही थिएटर के अंदर, अपने ही पोइट्री के अंदर, अपना ही कल्चरल प्रोडक्ट के अंदर ये रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा। धन्यवाद।